हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कॉलबैक हेल के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉलबैक को एक्सप्लेन कर दिया था। जब हम लोग कॉलबैक को यूज करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक है कॉलबैक हेल। जब ये कॉलबैक हेल जनरेट हुआ तो इसको हटाने के लिए फिर और भी जो जावास्क्रिप्ट का कोड था, जो डेवलपर्स थे, उन्होंने इसको अपडेट किया तो कॉलबैक हेल की जो प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो गई थी। तो टेक्निक कौन कौन सी है उनको भी हम लोग बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट पहले ये चेक कर लेते हैं कि कॉलबैक हेल होता क्या है और इसको क्यों कहा जाता है कॉलबैक हेल। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इस बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट इंटरव्यूअर्स होते हैं वो ज़्यादातर ये कॉलबैक कॉलबैक हेल्स और भी आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो पूछते ही हैं। तो आपको नॉलेज मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कॉलबैक हेल की डिफिनेशन लिखी हुई है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। Callback hell is a phenomenon that afflicts a JavaScript developer when he tries to execute multiple asynchronous operations one after the other. Some people call it to be the pyramid of doom। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं सिंपल वे में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक कॉलबैक बनाया, आपने उस कॉलबैक को कॉल कर लिया। उस कॉलबैक को कॉल करने के बाद आपने अगेन एक कॉलबैक उसी के अंदर फिर से कॉल किया। फिर आपने क्या किया, दूसरा जब कॉलबैक कॉल हो गया उसका आउटपुट आपको मिल गया, फिर उसी के अंदर आपने एक तीसरा कॉलबैक फिर से बना दिया। इसी सीक्वेंस से आप बनाते चले जा रहे हैं कॉल, मतलब एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक कॉल करा, फिर दूसरे के अंदर तीसरा कॉल बैक चलाया, तीसरे के अंदर चौथा कॉल बैक चलाया। तो क्या होता है, एक सीक्वेंस बन जाता है और फिर वहां पर उसी को हम लोग ने नाम दे दिया है कॉल बैक है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, उस क्वेश्चन में आपको बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा कि क्या होगा और कैसे कॉल बैक हेल्प जनरेट होगा। यहाँ पे छोटा कॉल बैक हेल्प बनेगा, बट आप उसको एक इमेजिन कर सकते हैं कि अगर और भी कॉम्प्लिकेशंस अगर होंगे तो कैसे ये कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल हमने यहाँ लिखा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो सिंपल सा 2 क्रॉस L एंड प्लस 2 क्रॉस विथ। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको यूज करके हम लोग रेक्टेंगल का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने एक कंडीशन डाली है, कंडीशन ये डाली है कि इफ टोटल लेंथ गेट आफ्टर 2 सेकेंड। मतलब क्या है, जो लेंथ है टोटल लेंथ मतलब कि यहां पर हम बात कर रहे हैं 2L के बारे में। तो जो टोटल लेंथ आप गेट करेंगे वो आपको मिलेगी 2 सेकेंड बाद। फिर आगे लिखा कि टोटल विथ गेट आफ्टर द 1.5 सेकेंड, और जो टोटल विथ आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी 1.5 सेकेंड के बाद। तो टोटल विथ को हमने यहाँ पर कवर किया है 2 इंटू W, 2 इंटू विथ से। तो अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 2 सेकेंड बाद हम लोग को लेंथ मिलेगी और 1.5 सेकेंड बाद हम लोग को टोटल विथ मिलेगी। और जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तब जाके आप इन दोनों का सम करके आसानी से आप उसका सरकमफ्रेंस निकाल के बता देंगे। तो क्योंकि आप यहाँ पर टाइम का यूज कर रहे हैं तो कोड जो है वो हमारा असिंक्रोनस कोड बन गया, क्योंकि वो रुक के चलेगा। तो ऐसे केस में जो मल्टीपल असिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, कॉलबैक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंथ को निकालेंगे। एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें टोटल विथ निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर दो फंक्शन को बनाया। एक फंक्शन बनाया टोटल लेंथ काउंट करने का, जिसमें हम लोग लेंथ पैरामीटर को भेज रहे हैं और अंदर हमें क्या रिटर्न कर रहे हैं, 2 क्रॉस L को रिटर्न कर रहे हैं। इसी प्रकार टोटल विथ को भी हमने कैलकुलेट करा, जिसमें हमने विथ पैरामीटर को पास किया और विथ हमें मिल के आ रहा है रिटर्न होके, 2 कैलकुलेट होके हमें मिल रही है, 2 को उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी, टोटल विथ भी मिल जाएगी। तो हम लोग को जब टोटल लेंथ और टोटल विथ मिल गई तो सिंपल सा हम लोग कैलकुलेशन वाला फंक्शन बना लेते हैं।
तो गाइस मैंने यहाँ पर अभी टोटल सर्कमफ्रेंस काउंट करने का एक फंक्शन लिख दिया, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने दो पैरामीटर भेजा, एक विड्थ को भेजा और एक लेंथ को भेजा। फिर लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने लेंथ वाले फंक्शन को कॉल किया, जो कि मैंने ऊपर बनाया था, और इसमें जो भी रिटर्न होकर हमें मिल रहा उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसी प्रकार टोटल विड्थ को कैलकुलेट किया, विड्थ को कैलकुलेट करने के बाद जो भी मिलेगा उसे हम लोग विथ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमें टोटल लेंथ भी मिल जाएगी, टोटल विथ भी मिल गई। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन कर ले रहे हैं और यहाँ पर उसका जो भी आउटपुट मिलेगा उसको प्रिंट करा ले रहे हैं, तो हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो चूंकि फंक्शन बनाया है तो बिना कॉल करे वो चलेगा नहीं। तो विथ को हमने कह दिया यहाँ पर 2 और लेंथ को हमने कैलकुलेट करके कह दिया 5। तो गाइस आप देख रहे होंगे यहाँ पर 14 हमारा प्रिंट होके आ गया। तो 14 हमारा जो अभी आंसर आया तो वो ठीक तो है आंसर, लेकिन अभी हमारा जो कंडीशन थी उस कंडीशन को अभी हमने अप्लाई नहीं किया। क्वेश्चन में कंडीशन ये कही गई थी कि जो लेंथ कैलकुलेट होगी उसमें 2 सेकेंड का टाइम लगेगा और जो विड्थ कैलकुलेट होगी उसमें 1.5 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तब आपको आउटपुट बताना है। तो अभी जो 1.5 सेकेंड बाद लेंथ कैलकुलेट होनी चाहिए उसका तो कोड अभी हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग लेंथ पास कर रहे हैं तो इमीडिएटली लेंथ कैलकुलेट होकर हमें मिल रही है। विथ हमने पास करी तो टोटल हमें तुरंत ही विथ कैलकुलेट होकर मिल गई, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोड को अपडेट करेंगे और उसमें ऐसा कोड लिखेंगे कि 2 सेकेंड बाद लेंथ को कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग काम करते हैं, एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सेट टाइम आउट फंक्शन मैंने लिख दिया, जो कि कितने समय बाद चलेगा, 2 सेकेंड बाद चलेगा, और जो रिटर्न क्या करेगा, लेंथ को रिटर्न करेगा। बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये सेट टाइम आउट जो होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वो अपनी एक आईडी रिटर्न करता है, जिससे हम लोग सेट टाइम आउट को कभी भी किसी भी टाइम पे रोक सकते हैं ताकि वो बार बार कॉल ना हो। तो यहाँ पर रियली में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर लेंथ नहीं मिलेगी, सेट टाइम आउट की एक आईडी मिलेगी। तो इस केस को भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको हल किया जाए। इसी प्रकार हम लोग काम करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर आए तो हम यहाँ पर आपको एक कंसोल लगा के दिखा देते हैं कि अभी हमें जो लेंथ है क्या वो प्रिंट हो रही है कि नहीं प्रिंट हो रही है, लेंथ। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, टोटल विथ में भी एक सेट टाइम आउट को जल्दी से लगा देते हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर विथ में भी एक सेट टाइम आउट फंक्शन को लगा दिया, जो कि 1.5 सेकेंड बाद चलेगा, और जो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, हमें 2 क्रॉस डब्ल्यू जो है वो रिटर्न करके हमें देगा। इसी प्रकार लेंथ में भी हम लोग 2 क्रॉस डब्ल्यू लिख लेते हैं, 2 क्रॉस एल हमने लेंथ में भी लिख लिया। तो अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखेंगे जब हमने टोटल सर्कमफ्रेंस वाले फंक्शन को कॉल किया तो इसमें दो पैरामीटर हमने भेजा, एक मैंने भेजा लेंथ विथ को और एक भेजा हमने लेंथ को। तो लेंथ वाले फंक्शन में हमने लेंथ को पास किया, तो यहाँ पर लेंथ वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेंथ वाला फंक्शन जैसे रन करेगा, इसके अंदर एक लगा है सेट टाइम आउट। जब सेट टाइम आउट चलेगा तो यहाँ पर टोटल कितने सेकंड बाद चलेगा, 2 सेकंड बाद चलेगा। इसने एक पैरामीटर लिया है लेंथ नाम का, और लेंथ नाम के पैरामीटर को मैंने अंदर पास कर दिया। जैसे मैंने पास किया कंसोल डॉट लेंथ में हमें लेंथ प्रिंट होके आ जाएगी, जो कि लेंथ की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेंथ हमने 5 को ही पास किया था तो लेंथ हमें 5 मिल गई। इसी प्रकार टोटल विथ वाला जो फंक्शन है वो भी कॉल होगा, लेकिन ये कितने सेकंड बाद चलेगा, 1.5 सेकंड बाद, और इसमें भी हमें विथ हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया था कंसोल में, आप देखेंगे विथ कितनी आ गई, 2 आ गई। बट यहाँ पर जो वैल्यू है ये रिटर्न नहीं किया। अगर देखा जाए तो 2 क्रॉस एल मतलब 10 यहाँ पर हमें रिटर्न कर देना चाहिए और 4 नीचे रिटर्न कर देना चाहिए, तो लेंथ और विथ हमें यहाँ पर मिल जानी चाहिए। बट लेंथ और विथ यहाँ पर कैलकुलेट होकर नहीं आई, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इस टाइम पे वो एक तरह से अनडिफाइंड वैल्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो अगर लेंथ चेक करना चाहें, यहाँ पर प्रिंट करना चाहें तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लेंथ को भी प्रिंट करा लेता हूँ और विथ को भी प्रिंट करा लेता हूँ और चेक करते हैं क्या रिटर्न करके आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अनडिफाइंड यहाँ पर प्रिंट होके आया है। इसका मतलब क्या है कि इस सेट टाइम आउट में इस कैलकुलेशन को इसने रिटर्न नहीं किया। इसी प्रकार विथ वाला जो सेट टाइम आउट था उसमें भी ये वैल्यू रिटर्न नहीं करी, क्योंकि सेट टाइम आउट जो होता है वो अपनी खुद की आईडी रिटर्न करता है, ना कि उसके अंदर की कोई कैलकुलेशन को रिटर्न करता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, और वो कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, वो स्पेसिफिक टाइम पर जब हमें जरूरत होगी तब वो कॉल होगा।
तो आप कॉल बैक फंक्शन को जानते हैं। कॉल बैक फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं? कॉल बैक फंक्शन बनाने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि एक फंक्शन जो आपने बनाया है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में एक दूसरा फंक्शन पास कर दीजिए तो आपका कॉल बैक बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा एक कॉल बैक को यहाँ पर पास कर दिया। टोटल लेंथ नाम का एक हमारा फंक्शन था, इसी के अंदर हमने क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन बनाया। तो यहाँ पर सिंपल जल्दी से हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं, cb नाम का फंक्शन लिखा और यहाँ पर इसको रिजल्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक रिजल्ट यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा गाइस, यहाँ पर देखा जाए तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं टोटल लेंथ और रिजल्ट में टोटल लेंथ हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब देखिए हमने क्या किया गाइस, यहाँ पर अगर सिंपल से अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि टोटल लेंथ नाम का जो फंक्शन था, जो कि ये फंक्शन ऊपर बना हुआ है, इसमें पहला पैरामीटर लेंथ था, दूसरा पैरामीटर एक कॉल बैक बना हुआ है। अब इस कॉल बैक को हमें यहाँ पर गेट करना पड़ेगा, तो कॉमा cb नाम का हमने लिख दिया। तो कॉल बैक को हम गेट कर रहे हैं, इस कॉल बैक को हमें सेट टाइम आउट के अंदर पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेट टाइम आउट को पैरामीटर में पास कर देंगे। सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, इस एरो फंक्शन के अंदर पहुंचाना है। तो इस एरो फंक्शन के अंदर पहुंचाने के लिए कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पर इस कॉल बैक को भेज देंगे। जैसे कॉल बैक यहाँ पर आया तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉल बैक के अंदर इस लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं वही हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे। क्योंकि आप देखेंगे कॉल बैक का फंक्शन जो है वो क्या ले रहा है, पैरामीटर रिजल्ट नाम का पैरामीटर ले रहा है। और रिजल्ट हमारा है क्या, रिजल्ट हमारी कैलकुलेशन है लेंथ की। तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, इस कोड को हटाते हैं और सिंपल से यहाँ पर cb लिखते हैं और यहाँ पर 2x l लिख देते हैं। तो 2x l क्या होगा, जो हमने l भेजा था वो यहाँ कैलकुलेट होगी और कॉल बैक वाला फंक्शन कॉल होके हमें यहाँ पर रिजल्ट हमें प्रिंट करके दे देगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर टोटल लेंथ मिल जाएगी। जब ये टोटल लेंथ कैलकुलेट हो गई, हमारा यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल विड्थ को। एक कंडीशन क्या थी कि टोटल लेंथ जब कैलकुलेट हो जाएगी तो उसके 1.5 सेकंड के बाद हमारा टोटल विड्थ कैलकुलेट होगी। उसको टाइम कितना लगेगा, टोटल विड्थ को कैलकुलेट होने में टोटल 1.5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, टोटल विड्थ में भी एक फंक्शन को बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सिंपल सा सेम टू सेम फंक्शन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर बाहर आके यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर टोटल लेंथ की जगह टोटल विड्थ कर देते हैं और यहाँ पर इसमें भी कॉल बैक फंक्शन जो हमारा है cb इसको पास कर देते हैं। सेट टाइम आउट के अंदर भी हमें cb पास करना पड़ेगा। फिर एरो फंक्शन जो हमने यहाँ पर सेट टाइम आउट के अंदर पास किया है वहाँ पर भी cb पास कर देते हैं और कैलकुलेशन हमें क्या होगी, रिटर्न होगी। तो cb ब्रैकेट के अंदर हम लोग 2x w को हम यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं। तो हमें टोटल लेंथ भी हमें यहाँ मिल गई, टोटल विड्थ भी हमें यहाँ पर रिजल्ट में निकल के आ गया। लेकिन अभी आप देखेंगे जो नीचे कैलकुलेशन है वो उसमें कुछ भी हमें नहीं मिल रहा, अनडिफाइंड इसमें मिल रहा, हमें कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट नहीं हुई, मतलब हमें लेंथ और विड्थ यहाँ पर रिटर्न करके नहीं आई। तो इस केस में क्या करना चाहिए, तो जैसा कि अगर मैं देखूँ, मैं इस केस को हटा दे रहा हूँ। अब आप देखिए इस केस को, देखिए इस केस में देखा जाए तो लेंथ जब कैलकुलेट हुई तो हमारा जो लेंथ हमें यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर विड्थ को कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ पर विड्थ हमें प्रिंट होके आ गई। तो एक काम हम लोग अब यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि जब टोटल लेंथ वाला फंक्शन चल गया, हमें लेंथ मिल गई, तो हम लोग इस लेंथ को यहाँ पर जो वेरिएबल को हटा देते हैं और जो कैलकुलेशन है हमारा टोटल विड्थ वाला उसको हम लोग कॉल कहाँ कर लेते हैं, अंदर की तरफ कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हटाकर हम लोग यहाँ पर जो रिजल्ट है इसको स्टोर कर लेते हैं लेंथ नाम के वेरिएबल में, स्टोर कर लिया जो कि हमें लेंथ मिल रही है। इसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया टोटल विड्थ को कैलकुलेट करने वाला, अंदर साइड यहाँ पर विड्थ पास करी, कॉल बैक फंक्शन पास किया, रिजल्ट में टोटल विड्थ हमें मिल गई। अब जो विड्थ हमें यहाँ पर मिली है ये फंक्शन, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्स्ट विड्थ इक्वल टू रिजल्ट। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट में हमें विड्थ मिल गया। अगर आप देखेंगे इस लाइन में 32 नंबर लाइन में लेंथ आपको मिल चुकी है और यहाँ पर 34 में आपको क्या मिल चुका है, विड्थ मिल चुका है। यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, रिजल्ट विड्थ कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और रिजल्ट विड्थ को मैं यहाँ पर नीचे पास कर दे रहा हूँ। तो विड्थ भी हमें यहाँ पर मिल गई। अब आपके पास लेंथ भी है विड्थ भी है, तो सिंपल सा आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट टोटल सर्कमफेरेंस इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ यहाँ पर लगा दिया। अब इसको क्या कर देते हैं, कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर टोटल सर्कमफेरेंस। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल सर्कमफेरेंस आपको कैलकुलेट होकर यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिल गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने किया क्या,
हमने एक फंक्शन बनाया था टोटल लेंथ को कैलकुलेट करने वाला, जो कि 2 सेकंड में रन करेगा। फिर टोटल विड्थ का हमने एक फंक्शन बनाया जो कि 1.5 सेकंड के बाद रन करेगा। फिर हमने एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर बनाया, एक कॉल बैक जो कि आपको दिख रहा है, टोटल लेंथ नाम का फंक्शन था, इसमें मैंने एक कॉल बैक को कॉल किया था यहाँ पर। और जब वो कॉल बैक चल गया पूरी तरीके से, जब उसमें हमने लेंथ कैलकुलेट होके हमें मिल गई, तब हमने क्या किया, उसी के अंदर मैंने एक फिर से दूसरा फंक्शन कॉल किया जो कि दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन को ले रहा है, क्योंकि वो भी कुछ समय बाद हमें उसका आउटपुट देगा। तो जब उसका आउटपुट मिल गया तो हमने उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और फिर हमने दोनों के आंसर को मैंने सम करके आपको मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉल बैक कॉल हुआ था 31 लाइन पे, दूसरा कॉल बैक कॉल हुआ 33 लाइन पे। तो जो दूसरा कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ है वो खुद एक पहले वाले कॉल बैक के अंदर कॉल हुआ है। सी अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस कोड को कोलैप्स करूंगा तो सी पूरा फंक्शन कोलैप्स हो गया। तो जो दूसरा कॉल बैक था वो पहले वाले कॉल बैक के अंदर रन किया है। तो आप सोचिए कि इसी प्रकार हमारा एक फंक्शन और होता और वो भी एक सेट टाइम आउट फंक्शन को रखे होता, वो भी एक कॉल बैक लेता। तो यहाँ पर हमें इस कॉल बैक के अंदर हमें अगेन एक कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ता। इसी प्रकार फिर आगे एक और फंक्शन आता है, मतलब एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, फिर दूसरे कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक एक बार फिर से बनता। तो यहाँ पर क्या होता कि एक कॉल बैक के अंदर कॉल बैक क्या है, वो रन करता हुआ चला आ रहा है। तो इस केस को ही हम लोग कहते हैं कॉल बैक हेल्प, जो कि काफी इशू फेस होते हैं। कारण क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास 10 एपीआई हैं और मैंने आपसे से कहा कि पहली एपीआई जब कॉल हो जाएगी, उसका आउटपुट जब मिल जाएगा, तब आप दूसरी एपीआई को कॉल करेंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी 31 में जब पहली एपीआई कॉल हो जाएगी, जब उसका आउटपुट आपको मिल गया, स्टोर हो गया, तब आप दूसरी एपीआई को यहाँ कॉल करेंगे। जब दूसरी एपीआई का आपको रिस्पांस मिल जाएगा, तब आप इसी प्रकार तीसरी एपीआई को अंदर कॉल करेंगे। जब तीसरी एपीआई का रिस्पांस मिल जाएगा, तब आप चौथी एपीआई को कॉल करेंगे। तो हो क्या रहा है कि एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक क्या हो रहा है, रन करते हुए चला आ रहा है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो कॉल बैक हेल्प कहलाता है। तो आई थिंक गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कॉलबैक हेल्प होता क्या है। ये काफ़ी बेकार प्रोसेस होता है जब मल्टीपल एपीआई को हमें कॉल करना होता है और उनके रिस्पॉन्स को देखते हुए हमें नेक्स्ट एपीआई कॉल करनी होती है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें अपडेट करी गई जो कॉलबैक हेल्प को रिमूव कर देती हैं। तो वो टेक्निक कौन कौन सी है, उन टेक्निक को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दो टेक्निक मैंने यहाँ पर बताई है, लिखा है टेक्निक फॉर अवॉइडिंग कॉल बैक हेल्प। पहली है यूजिंग द प्रोमिसेस और दूसरी है यूजिंग आसिंग वेट। मतलब कि इन दो टेक्निक का यूज करके आप कॉल बैक हेल्प को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि कॉल बैक हेल्प को रिमूव करना है तो कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, तो आप इन दो टेक्निक को बता सकते हैं, आसिंग वेट और प्रोमिसेस को। इसके अलावा भी टेक्निक्स होती है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप फंक्शंस को ब्रेक कर देते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, तो भी आप कॉलबैक हेल्प को रिमूव कर सकते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी कोड हो जाता है उस केस में, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स आपको फंक्शन पे लिखने होते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको उस चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। तो गाइस होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉलबैक हेल्प क्या होता है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर 1-to-1 सेशन में भी मैं आपको इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।